नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की जीडीपी के बारे में जो फिस्कल ईयर 2025-26 में 8.2% बढ़ी क्वार्टर टू में। दोस्तों, 28 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्स पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की जीडीपी फिस्कल ईयर 2025-26 के क्वार्टर टू में 8.2% बढ़ी है। दोस्तों, ये फिस्कल ईयर 2025-26 का दूसरा क्वार्टर है, यानी जुलाई से सितंबर 2025 का समय। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक ये ग्रोथ पिछले साल के 5.6% से कहीं बेहतर है और पिछले 6 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 9.1% की ग्रोथ दिखाई, जो इस बढ़ोतरी का बड़ा ड्राइवर रहा है। लेकिन वेट करो, सोशल मीडिया पर कुछ दो तरह की बातें हो रही है। एक तरफ लोग कह रहे हैं, वाओ, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। दूसरी तरफ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अरे, आईएमएफ ने तो भारत के जीडीपी डाटा को सी ग्रेड दी है, क्या ये डाटा रिलायबल है? तो ये कंफ्यूजन क्यों? दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। पहले समझते हैं जीडीपी ग्रोथ का मतलब। जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि देश की इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट हो रहा है। इसे सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। पैसा सर्कुलेट हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है और लोग शायद थोड़ा बेहतर लाइफ जी रहे हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट की नज़र से ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये पावर, ग्लोबल इन्फ्लुएंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी रिफ्लेक्ट करती है। तो आज हम इस 8.2% ग्रोथ को समझेंगे, आईएमएफ की सी ग्रेड की बात को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये भारत को ग्लोबल स्टेज पर कहाँ ले जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस 8.2% ग्रोथ को समझते हैं। फिस्कल ईयर का दूसरा क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर 2025 में भारत की इकोनॉमी ने कमाल कर दिया। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 9.1% की ग्रोथ दिखाई, जो इंडस्ट्री और जॉब्स के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डिजिटल पेमेंट्स और एक्सपोर्ट्स ने भी हाथ बटाया। पीएम मोदी जी ने अपने पोस्ट में कहा कि ये ग्रोथ उनके प्रो ग्रोथ पॉलिसीज और रिफॉर्म्स का नतीजा है। अब जियो पॉलिटिक्स की नज़र से देखें तो ये ग्रोथ भारत को ग्लोबल स्टेज पर मजबूत करती है। देखिए, दुनिया में अब इकोनॉमिक कंपटीशन बहुत तेज है। चाइना, यूएस और यूरोप हर कोई अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश में लगा है। लेकिन इंडिया का 8.2% ग्रोथ इन्हें चैलेंज करता है। आईएमएफ पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहा था कि इंडिया 2025 में 6.6 की ग्रोथ करेगा और अब ये 8.2% आया है। ये तो बोनस है। इसका मतलब है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनी हुई है, जो जियोपॉलिटिकल पावर बूस्ट कर सकता है। लेकिन वेट, ग्रोथ के पीछे की स्टोरी भी इम्पोर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग का 9.1% बढ़ना अच्छा है, लेकिन एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में क्या हाल है? डाटा में ये कम ही रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम एक्सपर्ट्स की सुने तो इंडिया की इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा रोल निभाता है, जो 80% से ज़्यादा वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है। लेकिन इस सेक्टर का डाटा ठीक से कैप्चर नहीं होता, जिसकी वजह से जीडीपी नंबर्स में कुछ गैप रह जाते हैं। दोस्तों, इनफॉर्मल सेक्टर में रिक्शा चलाने वाले, छोटे दुकानदार और घरेलू वर्कर्स शामिल हैं। ये लोग इकोनॉमी का बैकबोन हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से उनकी कंट्रीब्यूशन सही से नहीं गिनी जाती। यही वजह है कि आईएमएफ ने भारत के नेशनल अकाउंट्स डाटा को सी ग्रेड दी है। ये ग्रेड इस बात का इंडिकेटर है कि मेथोडोलॉजी में वीकनेस है और स्पेंडिंग पैटर्न्स और इनफॉर्मल सेक्टर्स को ठीक से कैप्चर नहीं किया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि रिफॉर्म्स जैसे जीएसटी, डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ने इस ग्रोथ को ड्राइव किया है। जियोपॉलिटिकली ये भारत को एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड में मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है तो हम इंपोर्ट्स कम कर सकते हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, जो ट्रेड बैलेंस को बेहतर करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह ग्रोथ सस्टेनेबल है? दोस्तों, अब बात करते हैं आईएमएफ की सी ग्रेड की।
जो इस न्यूज़ का एक कंट्रोवर्शियल एंगल है। 27 नवंबर 2025 को द हिंदू और टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट छापी कि आईएमएफ ने भारत के जीडीपी और नेशनल अकाउंट्स डाटा को सी ग्रेड दी है, जो सेकंड लोएस्ट ग्रेड है। ये क्या मतलब है? आईएमएफ का कहना है कि इंडिया के डाटा में मैथोलॉजिकल वीकनेस है, यानी डाटा कलेक्शन और एनालिसिस में कुछ गैप्स हैं जो इकोनॉमी का सही पिक्चर नहीं दे पाते। जियोपॉलिटिक्स की नज़र से ये एक बहुत सीरियस इशू है। जब कोई कंट्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूटीओ के सामने अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ शो करता है, तो डाटा की रिलायबिलिटी बहुत मायने रखती है। अगर आईएमएफ कह रहा है कि इंडिया का डाटा आउटडेटेड है, जैसे 2011-12 को बेस ईयर इस्तेमाल करना, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स को शक हो सकता है। ये इंडिया की क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, खासकर जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स में जगह बनाना चाहते हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनफॉर्मल सेक्टर और पीपुल की स्पेंडिंग पैटर्न्स को ठीक से कैप्चर नहीं किया गया है। दोस्तों, इंडिया के 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। ये लोग डेली वेजेस पर जीते हैं और उनकी इकोनॉमिक इनकम फ्लक्चुएशंस बहुत होती है। लेकिन जीडीपी डेटा में ये रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। आईएमएफ का सजेशंस है कि इंडिया को क्वार्टरली डाटा को डिसएग्रीगेट करना चाहिए और प्रोड्यूसर प्राइस इंडाइसेस जैसे टूल्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। लेकिन सरकार का जवाब क्या है? पीएम मोदी जी और उनकी टीम का कहना है कि ये ग्रोथ रियल है और रिफॉर्म्स का असर है। फरवरी 2026 में एक रिवाइज्ड जीडीपी सीरीज आने वाली है, जो शायद इन गैप्स को फिल कर दे। जियोपॉलिटिकली ये मूव इंडिया को स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि बेटर डाटा से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और ग्लोबल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा एंगल है रूपी की वैल्यू। कुछ लोग कह रहे हैं कि जीडीपी 8.2% बढ़ी, लेकिन रूपी एशिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। नवंबर 2025 में रूपी ने रिकॉर्ड लो देखा और नेट एफडीआई दूसरा दूसरा महीना है जिसमें डिक्लाइन हुआ। ये पैराडॉक्स क्यों? एक्सपर्ट की नज़र से जो ग्लोबल फैक्टर्स जैसे ट्रम्प के टैरिफ्स और ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज ने रूपी को प्रेशर में डाला। साथ ही इंडिया का करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ रहा है, जो करेंसी वैल्यू को अफेक्ट करता है। जियोपॉलिटिकली ये सिचुएशन इंडिया को चैलेंज कर देती है। अगर रूपी वीक रहता है तो इंपोर्ट्स महंगे होंगे। ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ये इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, जो कॉमन मैन के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी तरफ वीक रूपी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकता है, जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को और तेज करेगा। तो ये डबल एज सॉर्ड है। अब जियोपॉलिटिक्स के नज़र से देखें तो 8.2% ग्रोथ का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इंडिया की इकोनॉमी जब तेजी से बढ़ती है, तो ये चाइना और यूएस जैसे सुपर पावर्स के लिए चैलेंज बनता है। चाइना की ग्रोथ स्लो हो रही है, 2025 में शायद 4 या 5% रहेगी, और यूएस में ट्रम्प की पॉलिसीज ने ट्रेड टेंशंस बढ़ा दी है। ऐसे में इंडिया एक अल्टरनेटिव बन सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए। दोस्तों, मेक इन इंडिया कैंपेन और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में ट्रेड बढ़ाने का मौका मिल रहा है, जो पॉलिटिकली इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। उदाहरण के लिए, अगर इंडिया सेमीकंडक्टर्स या ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, तो वो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में रोल प्ले कर सकता है, जो क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा फैक्टर है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। आईएमएफ की सी ग्रेड और रुपये की वीक स्थिति से ग्लोबल इन्वेस्टर्स हेजिटेट कर सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एफडीआई डिक्लाइन हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रिस्क है। साथ ही इंटरनल इश्यूज जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल डिस्ट्रेस को सॉल्व करना होगा। डाटा बताता है कि जॉब क्रिएशन रेट भी बहुत कम है। अब फ्यूचर आउटलुक क्या है, हम समझते हैं। गवर्नमेंट का प्लान रिवाइज्ड जीडीपी सीरीज लाने का है, जो शायद 2011-12 के न्यू बेस ईयर तक शिफ्ट कर सकता है को शिफ्ट कर सकता है। ये डाटा एक्यूरेसी बढ़ाएगा और ग्लोबल ट्रस्ट को मजबूत करेगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और डिजिटल इकोनॉमी को पुश करना, जैसे कि यूपीआई ट्रांजैक्शन 33.3% बढ़े हैं, इंडिया को फ्यूचर रेडी बनाएगा। जो पोलिटिकली इंडिया को ब्रिक्स और G20 में अपनी वॉइस स्ट्रेंथ करनी होगी। 8.2% ग्रोथ से इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बन सकता है, जो डेवलपिंग नेशंस के लिए रोल मॉडल बने। लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए पॉलिसी
पॉलिसी का फोकस रूरल इकोनॉमी और इनफॉर्मल सेक्टर पर होना चाहिए। तो दोस्तों सारी डिस्कशंस को समराइज करें तो 8.2% जीडीपी ग्रोथ भारत के लिए पॉजिटिव साइन है, जो उनके प्रो ग्रोथ पॉलिसीज और मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट का नतीजा है। जियोपॉलिटिकली ये इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर मजबूत करता है, लेकिन आईएमएफ की सी ग्रेड और रुपये की वीक स्थिति चैलेंजेस हैं। डाटा गैप्स और इनफॉर्मल सेक्टर को ठीक करना फ्यूचर में की होगा। मेरा मानना है कि रिवाइज्ड जीडीपी सीरीज और बेटर मेथोडोलॉजी से इंडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और 2026 तक हम और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे। लेकिन कॉमन मैन को बेनिफिट तभी मिलेगा जब जॉब्स, रूरल ग्रोथ और अफोर्डेबिलिटी पर फोकस हो। तो दोस्तों आपको ये एनालिसिस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।